चलिए स्टार्ट करें। गुड मॉर्निंग सभी को। किन किन का आज फर्स्ट लेक्चर है? ओके, इससे पहले कभी हिंदी पढ़ी है? स्कूल में पढ़ी थी? कौन सी क्लास तक? 12th तक? किसी ने 10th तक पढ़ी होगी, किसी ने 12th तक, मतलब 10th तक तो सभी ने पढ़ी है। ठीक है, तो ऐसा कोई स्कूल नहीं था जहाँ 10th तक हिंदी नहीं थी। ठीक है, चलिए तो मुझे बताइए आपकी मातृभाषा क्या है? मातृभाषा क्या है आपकी? हिंदी नहीं है? आपकी क्या है? गढ़वाली। मतलब आपकी माता ने आपको जिस भाषा में सिखाया है या पला बड़ा किया है वही आपकी क्या है? मातृभाषा है। ठीक है, चलो आगे आप समझोगे कि क्यों मातृभाषा, कुछ लोग हिंदी कह रहे हैं, कुछ गढ़वाली कह रहे हैं, तो पूरा डिटेल आप इसको समझोगे। ठीक है, कि कब आपको क्या आंसर करना है। गुड मॉर्निंग। चलिए पहले से डिस्कस कर लेते हैं कि आपका जो सेक्शन है हिंदी का वो किन किन भागों में विभाजित है। तो आपके जो प्रश्न बनता है एग्जाम में, अगर आप यूके ट्रिपल एससी, यूके पीएससी, ग्रुप सी या अदर लेवल्स की बात करें, तो यहाँ पर जो आपका हिंदी का सेक्शन है वो आपकी 3 भागों में डिवाइडेड है। ठीक है, और वो 3 भाग आपके कौन कौन से हैं? पहला है आपका जहां पर आप समझोगे कि हम कैसे हिंदी भाषा तक पहुंचे हैं। ठीक है, बातें नहीं, जिसे आप कहते हैं हिंदी भाषा का विकास। ठीक है, दूसरा सेक्शन होगा जिसमें आप पढ़ेंगे हिंदी का व्याकरण। ठीक है, इसकी नियमावली। और तीसरा आप जो पोर्शन होगा वो पढ़ेंगे आप साहित्य के बारे में। ठीक है, कि हिंदी का साहित्य प्रचलित है। ओके सुमेश, आपकी बात हो गई सर से, वो इश्यू रिजॉल्व हो जाएगा। अभी आप इस चीज पे ध्यान दें जो आपको यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, वो इश्यू रिजॉल्व हो जाएगा। आप में कुछ काम चल रहा है इसलिए प्रीवियस वीडियोस नहीं दिख रही होंगी। ठीक है, क्लास के बाद आपकी सारी क्लासेस अपडेटेड हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए अब आप सभी स्टूडेंट्स जो बैठे हुए हैं यहाँ पर, आपको हिंदी में ये 3 सेक्शंस को पढ़ना है। सबसे पहले कि हम हिंदी भाषा तक पहुंचे कैसे। आपको थोड़ा बहुत आइडिया है कि हिंदी से पहले कौन सी भाषा प्रयोग में लाई जाती थी? संस्कृत। ठीक है, किस किस का सब्जेक्ट रहा है संस्कृत? संस्कृत पढ़ी थी? पढ़ी थी। ठीक है, 8th तक पढ़ी थी। उसके बाद चॉइस मिल जाती है कि आपको क्या लेना है, हिंदी लेनी है या फिर संस्कृत लेनी है। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, तो हिंदी भाषा के विकास में आप पढ़ोगे कि कैसे संस्कृत से आप किस में आ गए, हिंदी में आ गए। ठीक है, दूसरा फिर हिंदी के व्याकरण को इसमें पढ़ोगे कि आपने कैसे टर्म्स यूज करनी है, कैसे नियमावली जितनी है, जैसे मैथ्स में पढ़ते हैं, जब आप एल्जेब्रा पढ़ते हैं तो वहां पे फॉर्मूले पढ़ते हैं, कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो वैसी क्या है, एक सेट ऑफ रूल्स है हिंदी व्याकरण में। और तीसरा साहित्य है, किसकी रचना, मतलब जितने भी हमारे विद्वान निकले हैं इस भाषा से, उन्होंने क्या क्या रचनाएं की हैं, वो सभी रचनाएं आपको पढ़नी है जो एनसीईआरटी में मेंशन है। ठीक है, सभी नहीं, जो आपकी एनसीईआरटी में क्या है, मेंशन है। तो इन 3 खंडों से आपका प्रश्न पूछा जाता है यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी में। ठीक है, और क्वेश्चन का जो टाइप होता है वो क्या होता है आपका? एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, फिर अगर आप हायर लेवल एग्जाम्स की बात करते हैं, ग्रुप ए ग्रुप बी की, तो वहां पर जो पूछा जाता है वो किस बेस पे पूछा जाता है? थ्योरेटिकल बेस पे पूछा जाता है, और वहां पर आपका विकास नहीं आता है और साहित्य नहीं आता है। ठीक है, लोअर पीसीएस की अगर मैं बात करूं और अपर पीसीएस की बात करूं, तो वहां पर हिंदी का पूछा जाता है सिर्फ और सिर्फ व्याकरण, लेकिन वो आपको मल्टीपल चॉइस नहीं होता है, वो आपको क्या करना पड़ता है? पूरा रिटर्न करना पड़ता है। ठीक है, फिर बात करते हैं जेई और एई एग्जाम्स में भी आपका हिंदी पूछी जाती है। वहां पर भी आपकी सिर्फ और सिर्फ क्या पूछी जाती है? हिंदी व्याकरण पूछी जाती है। वहां पर जो वेटेज हो जाता है वो आपका कितने मार्क्स का हो जाता है? 100 मार्क्स का, जेई और एई के सिलेबस में। ठीक है, ग्रुप सी की अगर मैं बात करूं तो जो हिंदी का वेटेज रहेगा वो रहेगा आपका 20 मार्क्स का, और वो 20 मार्क्स के क्वेश्चन इन तीनों से आएंगे। ठीक है, और एक और चीज रह जाती है, लोअर पीसीएस और अपर पीसीएस में अगर मैं बात करूं तो वहां पर भी जो पेपर होता है वो क्या हो जाता है आपका? 100 मार्क्स का पेपर हो जाता है, और वो पेपर रहता है आपका क्वालिफाइंग। अगर आपने हिंदी में क्वालिफाई नहीं किया तो आपके रेस्ट ऑफ द पेपर्स चेक नहीं होंगे। ठीक है, तो पहला ही पेपर आपका किसका होता है? हिंदी का। फिर इसमें आपका एक सेकेंड पेपर भी होता है जहां पर आपको पूछा जाता है लेखन। ठीक है, लेखन में आएगा पत्र कैसे लिखते हैं। ठीक है, ये ग्रुप सी के स्टूडेंट्स को भी पूछा जाता है, पत्र लेखन
इसी में आप जोड़ देंगे कि यहाँ पर आप एक और टॉपिक किसको पढ़ोगे, आप पत्र लेखन को, जहां से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, तो एक ओवरव्यू मैंने दिया है कि किस किस सेक्शंस को आपने पढ़ना है, किसका कितना वेटेज रहेगा, वो जब हम टॉपिक्स पे आएंगे उस समय डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज जो हम शुरुआत करेंगे वो करेंगे आपके हिंदी व्याकरण से। ठीक है, चलो चलिए, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हिंदी व्याकरण को शुरू करने से पहले भाषा की। अभी जो मैं आपसे कॉन्वर्सेशन कर रही हूँ किस भाषा में कर रही हूँ, हिंदी भाषा में कर रही हूँ। तो सबसे पहले शब्द बनता है भाषा, तो भाषा से आप समझते क्या, लैंग्वेज। ठीक है, क्या है लैंग्वेज, मीडिया, मीडिया है किस चीज का, अपने थॉट्स, अपने आइडियाज। अगर आप सामने किसी इंसान को या किसी चीज को बता पा रहे हैं तो वो आपकी क्या है, एक माध्यम होगा, और वही माध्यम आपकी क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। ठीक है, अब ये जो माध्यम है ये 3 भागों में विभाजित है। ठीक है, क्या ऐसे लोग भी हैं जो बोल नहीं सकते लेकिन फिर भी अपने थॉट्स, अपने व्यूज, अपने आइडियाज सामने वाले तक पहुंचा सकते हैं, बिल्कुल पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपकी जो भाषा है वो 3 भागों में विभाजित है। पहली है मौखिक, दूसरी है आपकी लिखित, और तीसरी क्या है आपकी सांकेतिक। ठीक है, अब आप इतने बड़े हैं कि आप समझ जाएंगे मौखिक में क्या होगा, लिखित में क्या होगा और सांकेतिक में क्या होगा। मौखिक में क्या होगा, बोलकर, ठीक है, और जो ग्रहण कर रहा है चीज को वो क्या, सुनकर उसको लेगा। ठीक है, लिखित में क्या होगा, जो कहने वाला है वो लिखकर, और जो ले रहा है उस चीज को वो पढ़कर या देखकर। ठीक है, उसको क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। ठीक है, सांकेतिक में क्या होगा, साइन लैंग्वेज। ये साइन लैंग्वेज कैसे हो सकती है, हाथों से, और क्या चित्र से हो सकती है, क्या चित्र से हो सकती है, क्या फोटोग्राफी, जहां पर रोड में कहीं पर सिग्नल लगा हुआ है, ठीक है, कहीं पर आप देखते हैं कि स्पीड थोड़ी धीमी करिए, इस चीज का सिंबल लगा होता है, तो वो भाषा का कौन सा रूप हो जाएगा, सांकेतिक। ठीक है, उसे आप लिखित रूप नहीं बोलेंगे कि यहाँ पर तो चित्र बना है मतलब लिखा हुआ है, नहीं, वो कैसा रूप है, सांकेतिक रूप है। तो आप हमेशा ये ध्यान रखेंगे जितने भी साइंस हैं, जितने भी पोस्टर्स हैं जिसके माध्यम से कुछ चीज अवगत कराई जा रही है, तो वो आपकी किस चीज में आ जाएगी, आपकी सांकेतिक रूप में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रश्न बना है एग्जाम में इससे कि कोई साइन बोर्ड दे दिया था और बोला था ये भाषा का कौन सा रूप है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स उसे क्या लिख के आए, लिखित रूप। उनका कहना यह था कि ये लिखकर बताया गया है इसलिए क्या रूप हो जाएगा, लिखित रूप हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप नोट्स में एड ऑन करेंगे तो सांकेतिक में ये जरूर मेंशन कीजिएगा कि जहां पर चित्रकारी के माध्यम से आपको संकेत दिया जा रहा है तो वो भाषा का कैसा रूप हो जाएगा, सांकेतिक रूप हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों रूप आप समझ गए, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। यदि प्रश्न पूछता है एग्जामिनर सबसे सरल रूप कौन सा है भाषा का, मौखिक। ठीक है, सबसे सरल रूप आपका कौन सा है, मौखिक। क्या किसी के दिमाग में आ रहा है कि सांकेतिक हो सकता है सबसे सरल रूप, कैसे, आदिमानव संकेत से बनाया। ठीक है, अगर मैं आपको नहीं देखो उसने क्या पूछा, सबसे सरल रूप। ठीक है, लिखित तो नहीं हो सकता क्योंकि लिखना नहीं पड़ेगा। मान लीजिए देखो ऐसा आपके साथ भी होता है कि एग्जाम में कोई प्रश्न आया है, एग्जामिनर पूछना कुछ और चाह रहा था और आप समझ कुछ और गए, तो ये टफ है। ठीक है, बोलकर इजीली हो जाता है। ठीक है, अब सांकेतिक आपके दिमाग में थोड़ा सा डाउट आ रहा है कि सांकेतिक भी सरल होगा, लेकिन सांकेतिक का एक माध्यम आप समझिए कि अगर किसी ने कोई इशारा किया है, ठीक है, मान लीजिए मम्मी ने कोई इशारा किया, आप समझ नहीं पाए। ठीक है, ऐसा होता है कि कोई इशारा किया गया आप समझ नहीं पाए, लेकिन वही बात यदि बोलकर स्पष्ट रूप से बोली जाती तो वो आपको ज्यादा समझ में आती। तो यदि मौखिक और सांकेतिक में कंपैरिजन किया जाए तो सबसे सरल रूप किसे माना गया है, और जो है भी वो क्या है आपका, मौखिक। ठीक है, सांकेतिक हट गया आप दिमाग से। अगर मैं बोलूं इसका क्या मतलब है, मेरे लिए कुछ और, आपके लिए कुछ और, इनके लिए कुछ और, तो वो समझने वाले के ऊपर है। ठीक है, उन साइन लैंग्वेज के ऊपर मत जाइए जो मूक और बधिर लोग सीखते हैं, जिनका हर एक स्टेप का कोई अर्थ
होता है, उसकी बात मैं नहीं कर रही, ठीक है। वो तो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा रही है कि आप जब ऐसा करेंगे तो इसका मतलब ये, ठीक है। तो सरल रूप आपका कौन सा है, मौखिक, लिखित की सांकेतिक? मौखिक, ठीक है। और सबसे ज्यादा आप किसका यूज करते हैं? मौखिक। और मान्य कौन सा होता है सरकारी कामकाज की अगर हम बात करें? लिखित, ठीक है। तो आगे आप ध्यान रखेंगे कि आगे चल के कुछ डील हुई, आपने मुंह मुंह से बोल दी तो वो मान्य नहीं होगी, ठीक है। सरकारी कामकाज में कौन सा रूप मान्य किया जाता है? आपका लिखित रूप मान्य किया जाता है, ठीक है। तो समझ गए? चलो, भाषा टंग समझ गए, विचारों का आदान प्रदान ही आपका क्या होगा? भाषा कहलाए, ठीक है। फिर आता है एक टर्म बोली। बोली क्या होगी? भाषा और बोली में मुझे डिफरेंस बताओ। भाषा और बोली, जैसे आपकी भाषा क्या है अभी? हिंदी। और अगर मैं बोलूं आपकी बोली क्या है? गढ़वाली। गढ़वाली या कुमाऊनी, जो जहां से आए, ठीक है। तो आप कह सकते हैं हिंदी आपने इसलिए बोला क्योंकि बहुत बड़े स्तर पर क्या बोली जाती है? हिंदी बोली जाती है। कहाँ? भारत में, ठीक है। लेकिन यदि आप किसी क्षेत्र विशेष में चले जाएं, ठीक है, अब आप देखेंगे अगर हमें गढ़वाल रीजन की ही बात कर दूं तो लगभग हर 15 किलोमीटर के दायरे में आपकी बोली में हल्का सा क्या आ जाएगा? परिवर्तन आ जाएगा, ठीक है। जौनसार से यहाँ कितने लोग हैं? जौनसार क्षेत्र की बोली बहुत डिफरेंट है, ठीक है। आता किस पार्ट में? जौनसार गढ़वाल और कुमाऊं में से किसका हिस्सा है? गढ़वाल का हिस्सा है। लेकिन गढ़वाल में ही आप 15-20 सेक्टर ऐसे देख लेंगे जहां की बोली में क्या आ जाएगा? परिवर्तन आ जाएगा। ऐसी सिमिलरली वहां भी होता होगा, कुमाऊं वाले क्षेत्र में होता है, महसूस किया आपने? 20 किलोमीटर आगे थोड़ा सा चेंज होगा, किसमें? शब्दों में, ठीक है। तो बोली और भाषा में यही अंतर है कि जब स्थानीय स्तर पर विचारों का आदान प्रदान आप जिस माध्यम से करेंगे वो आपकी क्या कहलाएगी? बोली कहलाएगी, ठीक है। तो अभी आपकी भाषा क्या है? हिंदी। और बोली क्या है? जिस जिस क्षेत्र से आप लोग आते हैं, ठीक है। अब एक और टर्म इसमें आती है, उपभाषा, ठीक है। भाषा, उपभाषा और बोली। भाषा और बोली में डिफरेंस आप समझ गए, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी बोली अभी क्या है, कोई भी एक आंसर करो, बोली क्या है? कुमाऊनी या गढ़वाली, ठीक है। मुझे ये बताओ, क्या कुमाऊनी और गढ़वाली भाषा में साहित्य रचा गया है? कितने स्तर पर? मतलब आप देखो ऐसे डिफाइन करो इसे, भाषा आप समझ गए, भाषा से हल्का सा और बड़ा आप आएंगे तो क्या कहलाएगी आपकी? उपभाषा। जैसे उपभाषा में बोलूं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, ठीक है, राजस्थानी, पहाड़ी हिंदी, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो जाएंगी? भाषा के ही क्या हो जाएंगे? भेद हो जाएंगे। ये आप भाषा के विकास में पढ़ोगे, ठीक है। अभी मैं आपको बता रही हूँ कि उपभाषा होती क्या है। क्या पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी में साहित्य पाया गया है? तो या भाषा के विकास में पढ़ोगे, जो पश्चिम क्षेत्र की हिंदी होती है वो आपकी क्या होती है? पश्चिमी हिंदी। हाँ, एरिया वाइज, एरिया वाइज, ठीक है, ठीक है। और ये जो पहाड़ी वाला क्षेत्र आ गया, इसमें कौन से आ जाएंगे? उत्तराखंड आ जाएगा, हिमाचल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो हिंदी बोली जाती है वो क्या हो जाएगी? आपकी पहाड़ी हिंदी। तो ऐसे हिंदी को आपको 5 सेक्टर्स में क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। तो वो जो कहलाती है वो आपकी क्या कहलाती है? उपभाषा कहलाती है। और फिर उपभाषा से और नीचे जो आता है वो आपकी क्या कहलाता है? बोली कहलाता है। जैसे मैं कहूँ पहाड़ी जो हिंदी है वो उपभाषा है किसकी? भाषा की, ठीक है। अब उस पहाड़ी हिंदी के अंदर आपका क्या आ जाएगा? गढ़वाली आ जाएगा, कुमाऊनी आ जाएगा, ठीक है, हिमाचली आ जाएगा, नेपाली आ जाएगा। ये इन क्षेत्र में जो बोल आदान प्रदान होगा विचारों का, उसको आप क्या कहेंगे? बोली कहेंगे, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सबसे बड़ी इकाई जो है वो क्या है? आपकी भाषा है। फिर भाषा से और डाउन आप आएंगे, उसका पार्ट आप कह सकते हैं क्या है? उपभाषा है। और उपभाषा से भी और नीचे जो आएंगे वो आपकी क्या है? बोली है, ठीक है। तो बोली में जो साहित्य है, जो रचनाएं हैं, उतनी ज्यादा नहीं हुई है। जिस भी बोली में जो रचनाएं हैं वो बहुत स्तर पर होने लगेंगी तो वो किसका रूप ले लेगी? तब उपभाषा का रूप ले लेगी, ठीक है। समझ गए? भाषा, उपभाषा और बोली में अंतर। तो प्रश्न उठा है एग्जाम में कि निम्न में से कौन सी हमारी उपभाषा है, या निम्न में से कौन सी हमारी बोली है, या निम्न में से कौन सी हमारी भाषा है, ठीक है।
समझ गए? तो बोली क्या है? स्थानीय स्तर पर विचारों का आदान प्रदान जिस माध्यम से आप करेंगे वो आपकी क्या कहलाएगी? बोली कहलाएगी। ठीक है, पहले हम इतना लिख लें जितना हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो लिखिए पहला, देखिए भाषा। लिखिए विचारों का आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान भाषा कहलाती है। विचारों का आदान प्रदान भाषा कहलाती है। ठीक है, फिर इसके तीन रूप आप दर्शाएंगे, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। मौखिक, लिखित एवं सांकेतिक। ठीक है, जो पुराने स्टूडेंट्स है वो बस लिखे ना, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। ठीक है, मौखिक में लिखिए लिखिए जिसमें वक्ता बोलकर अपनी बात को कहेगा, जिसमें वक्ता बोलकर अपनी बात को कहेगा एवं श्रोता सुनकर, एवं श्रोता सुनकर बात को समझेगा। एवं श्रोता सुनकर। लिखित में लिखिए जिसमें वक्ता लिखकर व श्रोता पढ़कर समझेगा। ठीक है, जिसमें वक्ता लिखकर व श्रोता पढ़कर समझेगा। जिसमें वक्ता लिखकर व श्रोता पढ़कर समझेगा। ठीक है, फिर लिखिए सांकेतिक रूप। देखिए वक्ता संकेत के माध्यम से अपनी बात कहेगा, वक्ता संकेत के माध्यम से अपनी बात कहेगा तथा श्रोता उन संकेतों को समझेगा। ठीक है, फिर एक नोट लिखिए भाषा का सबसे सरल रूप मौखिक माना गया है। भाषा का सबसे सरल रूप मौखिक माना गया है। भाषा का सबसे सरल रूप मौखिक माना गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखिए बोली। भाषा का सबसे सरल रूप मौखिक माना गया है। नेक्स्ट लिखिए बोली। देखिए क्षेत्रीय स्तर पर विचारों का आदान प्रदान बोली कहलाती है। ठीक है, एग्जाम्पल लिखिए गढ़वाली कुमाऊनी। क्षेत्रीय स्तर पर विचारों का आदान प्रदान बोली कहलाती है। फास्ट तो नहीं हो रहा है? हो रहा है? भाषा का सबसे सरल रूप मौखिक माना गया है, ये आपको नोट लिखाया गया। फिर आपका बोली लिखाया गया है कि क्षेत्रीय स्तर पर विचारों का आदान प्रदान बोली कहलाती है। एग्जाम्पल में लिख लीजिए गढ़वाली कुमाऊनी। अच्छा, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देख, लिपि होता क्या है? जिससे लिखते हैं, हाँ, जिससे निकली है। हिंदी किससे निकली है? संस्कृत से। ये भी लिखो पहले। अब लिपि में ये मत लिखना जिससे लिखी है। ठीक है, तो लिखो, देखो मैं आपको बता देती हूँ, आप लिखना मत इसको। सबसे पहली थी आपकी
संस्कृत। ठीक है, संस्कृत में भी अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आई आपकी वैदिक संस्कृत। ठीक है, इसको समझ लो। फिर इसका सफर गया आगे, ये आई लौकिक संस्कृत। ठीक है, फिर सफर और आगे बढ़ा, फिर आई आपकी पाली। नेक्स्ट आई आपकी प्राकृत। क्या बोल, फिर देवनागरी तो लिपि है। ये आपके संस्कृत से हिंदी में आपने डायरेक्ट जंप नहीं किया। ठीक है, जैसे आपका ग्रामोफोन से आप आईफोन में डायरेक्ट जंप नहीं हुआ है ना, बीच में क्या आई है, स्टेजेस आई हैं। वैसे ही संस्कृत से आपका डायरेक्ट हिंदी में जंप नहीं हुआ है। ठीक है, पहले वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली आई, प्राकृत आई, फिर आया आपका अपभ्रंश। ठीक है, अपभ्रंश के बाद आया आपका अवहट। अवहट के बाद आई आपकी क्या, हिंदी। ठीक है, तो यदि प्रश्न बनता है हिंदी की जननी कौन है, ठीक है, तो हिंदी की जननी की अगर मैं बात करूं तो हिंदी की जननी कौन है, अवहट। लेकिन यदि प्रश्न पूछता है हिंदी की आदि जननी, ठीक है, तो आदि का मतलब होता है प्रारंभ, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, संस्कृत। ठीक है, तो पॉइंट लिखिए, हिंदी की आदि जननी संस्कृत है, हिंदी की आदि जननी। ठीक है, ये आप जब भाषा का इतिहास वाला लेक्चर पढ़ेंगे ना तो वहां पर आप समझेंगे ये वैदिक संस्कृत उस समय का टाइम पीरियड है जब आपका ऋग्वेद आया था। ठीक है, पाली उस टाइम का, पाली जो है वो आपके बुद्धिज्म वाला जो पीरियड है उसका है। ठीक है, जो आप जैन की बात कर रहे हैं वो प्राकृत वाला जो टाइम है वो उस टाइम का है। ठीक है, तो किस टाइम में किसकी रचना हुई है वो आप इतिहास में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना समझ लीजिए, हिंदी आपकी किससे आई, संस्कृत से आई, और हिंदी के जस्ट पहले आपका क्या था, अवहट। ठीक है, इसको आप समझेंगे आगे डिटेल में। ठीक है, अभी आप सिर्फ व्याकरण पढ़ रहे हैं तो अभी के लिए इतना काफी है। ठीक है, तो हिंदी की जो आदि जननी है वो क्या है, आपकी संस्कृत, और यदि हिंदी की जननी पूछता है तो आंसर क्या होगा आपका, अवहट। ठीक है, अवहट के बाद अब जो आप हिंदी पढ़ रहे हैं वो आई थी। ठीक है, चलिए हम बात कर रहे थे लिपि की। ठीक है, ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि उन्होंने बोला कि आई है वहां से। ठीक है, चलो हिंदी की अगर हम बात करें लिपि की, तो हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी, सबको पता है। लेकिन लिपि होता क्या है, हाँ, लिखने का तरीका। जैसे हम अ बोल रहे हैं ना, तो अब सब बच्चे अ ऐसे ही लिख रहे हैं, बचपन में सिखाया जाता है। तो ये लिखने का जो तरीका है, अब इंग्लिश में क्या लिख रहे हैं हम, ए लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये इंग्लिश की जो लिपि है वो अलग है। ठीक है, हिंदी की जो लिपि है वो अलग है। तो इस लिपि को हमने क्या नाम दिया गया है, क्या नाम है, देवनागरी लिपि है। ठीक है, तो लिपि आपका क्या है, बेसिकली आप समझ सकते हैं ये सिंबल्स है। ठीक है, तो लिखिए लिपि में चिन्ह, आप समझ सकते हैं क्या है, चिन्ह। ठीक है, तो लिखिए लिपि में, लिखिए ध्वनि को लेखन में व्यक्त करने के लिए, ध्वनि को लेखन में व्यक्त करने के लिए जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं वह लिपि कहलाती है। ध्वनि को लेखन में व्यक्त करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वह लिपि कहलाते हैं। ठीक है, तो लिपि और कुछ नहीं, क्या है, सिंबल्स हैं। अब अगर किसी बच्चे ने पंजाबी पढ़ी होगी तो पंजाबी की लिपि क्या है, गुरुमुखी। ठीक है, तो वहां अलग तरीके से लिखा जाता है। तो बेसिकली ये क्या है, सिंबल्स हैं आपके। ठीक है, तो जो हिंदी है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो लिपि क्या है, सिंबल्स है, उस भाषा को लिखने का क्या है, एक तरीका है। ठीक है, और फिर लिख लीजिए हिंदी की जो लिपि है वो क्या है आपकी, देवनागरी। ठीक है, अभी तक किसी को कोई डाउट, क्या किसी और लिपि में भी हिंदी लिखी जाती है, किसी और लिपि में हिंदी लिखी जाती है, अ को लिखने का कोई और तरीका है, तो हिंदी आपकी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। हमेशा याद रखना, किसी एक भाषा की दो लिपियां हो सकती है।
ठीक है, लेकिन हिंदी की एक ही लिपि है और वो क्या है आपकी देवनागरी। संस्कृत भाषा की भी लिपि क्या है आपकी देवनागरी, ठीक है। चलो अब लिपि से बढ़ते हैं हम वर्ण की, ठीक है। इन दोनों शब्दों को आपने सुना है, वर्ण और अक्षर, ठीक है। अब मुझे बताओ दोनों में डिफरेंस क्या है? वर्ण स्वर रहित होते हैं और अक्षर, अक्षर भी स्वर रहित, अक्षरों में स्वर होता है, वर्ण में स्वर नहीं होता। क क्या है? क वर्ण नहीं है, क अक्षर हो गया, और अ क्या है? अ भी अक्षर है, वर्ण नहीं है। वर्णों का समूह अक्षर नहीं। बचपन आप छोटे बच्चे को कभी पढ़ते हुए देखा है तो उससे पहले उसकी बुक में ही लिखा रहता है अक्षर ज्ञान, बुक का जो कवर होगा ना उसमें लिखा होगा अक्षर ज्ञान, तो वहां पर उसके अंदर कोई भी शब्द मेंशन नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त उसे सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ाए जा रहे हैं? अक्षर पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी आप समझोगे वर्ण और अक्षर में डिफरेंस क्या है, ठीक है। आपने बोला कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई आपकी क्या हो गई? वर्ण हो गए, और इससे थोड़ा सा ग्रेटर हम कर लेंगे किसको? अक्षर को। फिर इससे भी बड़ा क्या हो जाएगा? शब्द, ठीक है। और शब्द से बड़ा वर्ण, पैराग्राफ बाद में आएगा, इतना डीप मत जाओ। उपवाक्य, फिर वाक्य, जो नए बच्चे वो घबरा जाएंगे ये क्या है उपवाक्य, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए कि अभी हम किससे गए? इकाई की जगह यहाँ पर क्या लिख देते हैं? वर्ण, ठीक है। वर्ण से थोड़ा और बड़ा अक्षर, अक्षर से थोड़ा और बड़ा शब्द, और शब्द से बड़ा वाक्य, ठीक है। तो आपकी भाषा के जो 3 अंग हैं वो 3 अंग हैं, किससे बनी है आपकी पूरी भाषा? वर्ण से, वर्ण से और बड़ा आएगा शब्द, और शब्द से बड़ा आ जाएगा वाक्य। तो जो पूरी व्याकरण है वो इन 3 खंडों में विभाजित है। पहले आप पढ़ोगे वर्ण, वर्ण के बाद आप, जैसे छोटा बच्चा पढ़ता है, वर्ण के बाद आप क्या पढ़ोगे? शब्द, शब्द के बाद आप क्या पढ़ोगे? वाक्य। अब वर्ण में ही मैंने 2 चीजें लिख दी, वर्ण और अक्षर में डिफरेंस क्या है। तो पहले तो समझ लेते हैं वर्ण है क्या, ठीक है। क्या आ आपका वर्ण है? ठीक है। और अगर मैं बात करूं आम की, तो ये आपका क्या है? शब्द। और अगर मैं बात करूं आम खाया है, तो ये आपकी क्या है? वाक्य। तो सबसे छोटा आपका क्या आया? वर्ण आया। वर्ण से ऊपर आप बढ़े किसमें? शब्द में। अभी शब्द में हुआ क्या? 2 वर्ण आपके क्या हो गए? जुड़ गए, ठीक है। अब वाक्य में क्या हुआ? 2 वर्ण जुड़े तो क्या बना? शब्द। अब वाक्य में क्या हुआ? अब शब्द जुड़कर किसका निर्माण कर दिया? वाक्य का निर्माण कर दिया। तो जितने लोग कह रहे हैं कि कुछ स्वतंत्र होता है वो यहाँ पर आप समझ लीजिए। अ मैंने बोला, अ एक आपका क्या है? वर्ण है, ठीक है। अब वर्ण और अक्षर में आप क्लैरिफाई कर लीजिए, ठीक है। अगर मैं क की बात करूं तो ये क भी आपका क्या है? वर्ण है, ठीक है। तो आप बचपन में वर्णमाला सुनते थे, कितने वर्णों का समूह है वर्णमाला? अच्छा इंग्लिश में बात करें, इंग्लिश में कितने अल्फाबेट्स हैं आपके? 26। वैसे ही हिंदी में भी आपके अल्फाबेट्स हैं, ठीक है, जिन्हें आप वर्ण कह रहे हैं। और ये जो वर्ण है कितने वर्णों का समूह है? 53। अभी तक आपने 52 पढ़ा होगा, पिछले साल ही आपका एक वर्ण जुड़ा है, ठीक है। हिंदी निदेशालय ने एक वर्ण की एड ऑन किया है, तो अब जो वर्णों का समूह है वो कितना है? 53। तो इन्हीं वर्णों को आपने पढ़ना है। इन्हीं वर्णों में से मैंने 2 वर्ण उठाए हैं, आपके क्या? अ और आपके क्या? क, ठीक है। ये अ की अगर मैं बात करूं तो ये आपका क्या है? स्वर है, जिसे आप क्या कहते हैं इंग्लिश में? वॉवल्स कहते हैं, ठीक है। इस क की अगर मैं बात करूं तो ये हमारा क्या है? व्यंजन, ठीक है दोनों ही क्या? वर्ण। अब जो स्वर होते हैं वो आपके क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, इन्हें किसी की भी आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जब ये क फॉर्म हुआ है, जैसे आप प्रोनाउंस करो क को, जब आप क को प्रोनाउंस कर रहे हो तो एंडिंग किससे हो रही है? अ साउंड से हो रही है। मतलब ये अकेला नहीं बना है, ये किसकी सहायता से बना है? अ की सहायता से बना है। तो क वर्ण का जो निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है? आपके आधा क और अ जुड़ के।
अगर मैं कहूँ की वर्ण का जो निर्माण है वो किससे हुआ है, आधा क में आपकी क्या जुड़ गई, बड़ी ई जुड़ गई, ठीक है, तो इससे आपकी क्या बनी, की बनी। यदि मैं बोलूं कु शब्द का कु वर्ण का निर्माण किससे हुआ है, तो क में आपका क्या जुड़ गया है, ऊ जुड़ गया। जो मात्रा आपको दिखाई दे रही है उस स्वर ने इसको क्या किया है, सपोर्ट किया है, ठीक है। तो अभी आप ये डिफरेंस समझिए, अभी इस क वर्ण को मैंने तोड़ा है तो ये किस में टूटा है, क और अ में। तो अगर मैं वर्ण बोलूं तो ये क अपने आप में क्या है, एक अक्षर है, लेकिन जब मैंने इसे और तोड़ा तो ये मेरे क्या कहलाए, वर्ण कहलाए। तो अब मुझे बताओ अक्षर और वर्ण में से कौन सी यूनिट बड़ी है, अक्षर बड़ी है, तो सबसे छोटी यूनिट जो है वो आपकी क्या है, वर्ण, ठीक है। अब अगर मैं अ की बात करूं तो ये अ आपका क्या है, वर्ण है, क्या ये टूटेगा, नहीं टूटेगा, ठीक है। तो टूटेंगे आपके सिर्फ और सिर्फ कौन, जो आपके क्या होंगे, व्यंजन होंगे, ठीक है। तो इतना समझ में आया कि वर्ण और अक्षर में। तो यहीं से प्रश्न बनता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, आपकी वर्ण, ठीक है। जो इन्होंने भी बोला था, जब आप वर्ण पढ़ेंगे तो बुक में सबसे पहली परिभाषा यही लिखी जाती है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई आपकी क्या है, वर्ण है, ठीक है। तो लिखिए वर्ण, लिखिए, लिखिए ध्वनि को लेखन में, ये सब मैं लिखवाऊंगी, ठीक है। आप बस वो लिखिए जो मैं आपको डिक्टेट करूँ, ठीक है। देखिए ध्वनि को लेखन में व्यक्त करने के लिए जिन लेखन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, ध्वनि को लेखन में व्यक्त करने के लिए जिन लेखन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वर्ण कहलाते हैं, जिन लेखन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, ठीक है। तो यदि ऑप्शन में वर्ण और अक्षर दोनों आएंगे तो मार्क क्या करोगे, वर्ण। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया ना आप, वर्ण और अक्षर में, भाषा की सबसे छोटी इकाई। चलो अब देखिए इसमें प्रश्न बना है 3-4 तरीकों से, ठीक है। पहला एग्जामिनर ने पूछा था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, आंसर क्या होगा, वर्ण, ये हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए इसको इससे थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, तो क्या होगा, शब्द नहीं, वाक्य नहीं। देखो जब मैं बोल रही हूं अ, तो अभी मैंने क्या लिखा है, कुछ मैंने आपको परिभाषा में क्या लिखा है कि ध्वनि को जब आप लेखन में क्या कर देंगे, व्यक्त, मतलब ध्वनि को जब आप लिख देंगे तो वो क्या कहलाएगी, वर्ण कहलाएगी, ठीक है। अगर मैं लिख ही नहीं रही हूं तो वो क्या है, मौखिक है, और क्या है, ध्वनि। मैंने अ बोला ना, ठीक है। तो अभी मैंने बोला ही, जब तक मैंने लिखा ही नहीं, तो ये क्या है, अ आपके लिए एक मौखिक ध्वनि है, ठीक है। अब एग्जाम ने प्रश्न क्या पूछा कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है, तब आंसर क्या हो जाएगा, ध्वनि, ठीक है। समझ में आया, कितनों को नहीं आया, अक्षर नहीं आया। देखो मैंने आपको बोला वर्ण से ग्रेटर क्या होगा, अक्षर होगा, ठीक है। और वर्ण से भी छोटा अगर मैं बात करूं, रिटर्न फॉर्म में नहीं होता है, ओरली होता है, वो क्या होता है, ठीक है। अब जैसे मैंने सिर्फ बोला क, तो ये अभी इन 3 टर्म में से क्या है, ध्वनि है, तो ये किसके अंडर आ जाएगा, ध्वनि, ओरल है, ठीक है। अगर मैं इसी को लिख दूंगी तो ये क्या कहलाएगी, मेरी वर्ण कहलाएगी, ठीक है, क्या कहलाई, वर्ण।
ठीक है, अब देखो मैं आपको, जिनको डिफरेंस समझ में नहीं आया, ये क जब है तो ये आपका क्या है, अक्षर है। ठीक है, इसी क को यदि आप ब्रेक करेंगे, क्या ये ब्रेक हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इस क को जब आपने ब्रेक किया तो ये क्या बना, ऐसे बना। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको कितनी, दो ध्वनि दिखाई दी, कौन कौन सी, एक क की ध्वनि और उसको पूरा कौन कर रही थी, अ की ध्वनि। तो जब ये टूटते हैं तो ये क्या कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं। समझ में आया? हाँ, आपने आ की मात्रा लगा दी, इसको वर्ण बोलेंगे। हाँ, वर्ण। आप तोड़ नहीं सकते ना इसको, ठीक है, आप इसे तोड़, जो ब्रेक हो सकता है वो क्या है फिर, वर्ण आपके सारे हैं, जितने आपको 53 सिंबल्स दिखाई देंगे वो सभी आपके क्या हैं, वर्ण है। अब प्रश्न एग्जाम में देखो कैसे आता है, प्रश्न आता है कि आपने इसमें क्या लिखा, ये शब्द लिखा है आपके, आपने क्या, कमल। ठीक है, अब वो आपसे पूछेगा कि इस कमल शब्द में आपको कितने वर्ण दिखाई दे रहे हैं, कितने वर्ण दिखाई दे रहे हैं, मुझे ये बताओ, ये क्या है, अक्षर, और ये क्या है, ये दोनों ही क्या है आपके, वर्ण। तो अभी अगर ये पूछेगा कि इसमें अक्षर कितने, तो आंसर क्या है, एक। इसमें वर्ण कितने, तो आंसर क्या है, दो। एग्जामिनर प्रश्न ये नहीं पूछेगा वर्ण और अक्षर में डिफरेंस क्या है, प्रश्न वो ऐसे पूछेगा कि आपको दोनों का डिफरेंस क्लैरिफाई है कि नहीं। कैसे पूछेगा, कमल शब्द में वर्णों की संख्या बताओ। तो अब आप तीन नहीं बोल सकते, तीन तो इसमें क्या है, अक्षर है। वर्ण की संख्या कितनी हो जाएगी, 6। ठीक है, तो अब आंसर समझ में आया, क्यों वर्ण, हाँ 6 होगी। कैसे, क टूटेगा किसमें, 2 हो गए, ऐसे ही किसके होंगे, माँ के, ऐसे ही किसके हो जाएंगे, ल। ठीक है, तो फिर आंसर क्या आया, 6 आया। तो एग्जामिनर प्रश्न ऐसे पूछेगा कि आपको दोनों का डिफरेंस क्लैरिफाई है या नहीं। तो अभी भी किसी को डाउट है, वर्ण और अक्षर में बड़ा कौन, अक्षर। मतलब इतना याद रख लो, सबसे छोटा कौन है, वर्ण है। बस वही परिभाषा है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण। ठीक है, अभी भी किसी को डाउट है, नहीं, ठीक। चलो हम यहाँ पे आ रहे, तो पूछा भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ध्वनि। ठीक है, और अगर वो पूछता है भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, वर्ण। तो इसमें डिफरेंस समझ में आया, मौखिक आने पे आंसर चेंज हो गया, क्या हो गया, ध्वनि। लिखित आने पे आंसर चेंज हो गया, क्या, वर्ण। अगर वो मौखिक और लिखित डालता ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या पूछ रहा है, भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, वर्ण। लेकिन यदि ऑप्शन में वर्ण के साथ ध्वनि भी दे दिया है, तो आंसर क्या होगा, ध्वनि। ठीक है, तो ऑप्शंस देख के आपको आंसर टिक करना है। ठीक है, तो आप उसमें ये नहीं बोलेंगे कि हमने बाकी ऑप्शन नहीं देखे, पहला ही देख लिया वर्ण और डायरेक्ट टिक कर दिया, मे बी उसने दूसरा ऑप्शन ध्वनि डाल दिया। ठीक है, तो सबसे छोटी मौखिक स्तर पे कौन है, ध्वनि, और लिखित स्तर पे आपकी कौन सी हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से एक और प्रश्न बनता है कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई। ठीक है, पहले मुझे ये बताओ सार्थक शब्द का अर्थ क्या होता है, जिसका कोई अर्थ हो। तो जब मैं म बोल रही हूँ उसका कोई अर्थ है, ल बोल रही हूँ उसका कोई अर्थ है, अर्थ मतलब आपके दिमाग में कुछ पिक्चर आ जानी चाहिए, ल म पे कोई पिक्चर आ रही है, नहीं। मैंने पानी बोला, आपके दिमाग में पिक्चर आई, तो पानी वर्ण है कि शब्द है, शब्द है। तो अब आंसर क्या हो जाएगा, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, आंसर क्या हो जाएगा, शब्द। अब यहाँ पर आंसर वर्ण क्यों नहीं हुआ या ध्वनि क्यों नहीं हुई, समझ में आ गया, क्योंकि उसने वहां पर पॉइंट डाला क्या, सार्थक, जिसका कोई अर्थ होता है। तो यहाँ से एक और चीज निकल के आई कि वर्णों का कोई भी अर्थ नहीं होता है। तो जहां पे आपने वर्ण की परिभाषा लिखी है, एक और पॉइंट डालिए, वर्ण निरर्थक होते हैं। ठीक है, मैं क्लास एंड कर रही हूँ। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर आप इन 4 पॉइंट्स के साथ इस क्लास को एंड कर देंगे, ये। ठीक है, जहां पर आपने क्या वर्ण की परिभाषा लिखी है, ठीक है, उसके बाद। और यदि प्रश्न पूछता है भाषा की सबसे बड़ी इकाई, वाक्य। 3 इकाई बताई ना, वर्ण, शब्द और वाक्य, वाक्य।
ठीक है, तो एक और प्रश्न यहाँ पे डालेंगे, भाषा की सबसे बड़ी इकाई। आंसर क्या हो जाएगा? तीन ही इकाई है, वर्ण, शब्द, वाक्य। सबसे छोटी वर्ण, सबसे बड़ी वाक्य। अब आप आंसर करेंगे जिस हिसाब से एग्जामिनर प्रश्न पूछेगा। मौखिक पूछता है तो आंसर हो जाएगा ध्वनि, लिखित पूछता है तो आंसर हो जाएगा वर्ण, सार्थक पूछता है सबसे छोटी तो आंसर हो जाएगा शब्द, और सबसे बड़ी पूछता है तो हर हाल में आंसर क्या हो जाएगा? वाक्य। ठीक है, तो आज समय की कमी के कारण इतना ही रख रही हूँ। ठीक है, बोल। ग्रामर कितने दिन में पूरी होती है? 50 लेक्चर्स में। 2.5 महीने, 2 महीने लगते। सैटरडे क्लास नहीं होती है हिंदी की? नहीं नहीं, 3 महीने। अभी तो पहला ही लेक्चर है। मतलब आपका पूरा कंप्लीट हिंदी का कोर्स, साहित्य आप लगा लो, ठीक है? नहीं, 3 महीने में आपका पूरा हिंदी का कोर्स हो जाएगा, व्याकरण सहित, साहित्य सहित। खाली व्याकरण तो आप 2 महीने लगा, 50 लेक्चर्स मैंने बोला खाली व्याकरण के। अगर आप पूरा 1 आवर दे रहे हैं तो 50 लेक्चर्स में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास आपकी रीजनिंग की होगी। ठीक है।